नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है हमारा डे नंबर 20 किसका एसएससी जीडी का जो हमारा सीरीज चल रहा है टारगेट 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का। कोशिश करेंगे इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। उसका ये डे नंबर 20 है दोस्तों। इससे पहले 19 क्लासेस हो चुकी है जिसका प्ले लिस्ट मैंने आपको बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके देख सकते हैं सारी क्लासेस। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। दोस्तों डेली हमारा ये रात को 9 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है। यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियर जोन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों डेली हमारे इंस्टाग्राम पेज पे करंट अफेयर आता है मॉर्निंग में, तो आप चाहे तो हमारे करंट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को फॉलो कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे दोस्तों 2,30,000 स्टूडेंट हैं जो हमें फॉलो करते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक क्वेश्चन फॉर यू रहेगा। आपका इसका आंसर कमेंट करके देना है। जो भी बच्चे जिनका भी दोस्तों का आंसर करेक्ट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा, समझ जाना आपका आंसर जो है राइट है। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊंगा, आप जो कमेंट करना तो उसमें नाम लिखना, जो भी आपका ऑप्शन है ABC मत देना, ABCD मत देना, ताकि मुझे पता नहीं चलता आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करते हो या फिर दूसरे क्वेश्चन का कर रहे हो। तो आपका अगर आंसर है लेटर राइट तो आप पूरा लेटर राइट लिखना, जलोढ़ है तो जलोढ़ लिखना, काली मिट्टी है तो काली लिखना, इस तरह से, ताकि मुझे पता चल सके और मैं सही आंसर आपको अगर जो भी होगा उसको हार्ट दे पाऊंगा। तो इसलिए आप ABCD मत लिखना, पूरा नाम लिखना। क्वेश्चन है आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू, हमेशा देता हूँ, आज भी दिया हूँ। और वीडियो एंड होने के बाद देना ताकि आपकी जो कमेंट होगा वो मैं बाद में देख सकूं। अभी जो कमेंट करोगे वो जैसे प्रीमियर खत्म होगा तो कमेंट खत्म हो जाएगा। तो वीडियो के एंड होने के बाद में कमेंट कर देना। एक छोटा सा कमेंट है, आपको 5 सेकंड लगेगा, ताकि मैं जब भी वीडियो के एंड होने के बाद देख लूँगा और जो इसका भी आंसर राइट होगा उसको हार्ट दे दूंगा, समझ जाना करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के सीधे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेतृत्व में, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में? तो सही जवाब है दोस्तों इसका सरदार पटेल। सरदार पटेल इसका सही जवाब हो जाएगा। सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दोस्तों बारदोली की आंदोलन हुई थी। ये कब हुई थी? 12 जून 1928 को हुई थी। क्या हुई थी? बारदोली की आंदोलन 12 जून 1928 को हुई थी। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल ही था, लेकिन इस आंदोलन के बाद दोस्तों इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बारदोली की महिलाओं के द्वारा। बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई और तब से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा ये चीज़। बारदोली की महिलाओं के द्वारा बारदोली का आंदोलन होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अनुच्छेद वाला है ना, आर्टिकल वाला। मैंने अभी कुछ क्लासेस पहले उसमें बहुत सारे लगभग मैंने 20 अनुच्छेद आर्टिकल को आपको बताया था ऐसे क्लास में ही, तो वहाँ से क्वेश्चन आया है। ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज फिर मैं सारा रिपीट कर दूंगा, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाता? यानी कह सकते हैं बाल निषेध। डायरेक्टली आपसे पूछे कि बाल निषेध किस अनुच्छेद के तहत में वर्णन किया गया है, या फिर इस तरह से किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर नहीं लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 24। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत दोस्तों उसमें यह लिखा गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनको कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात कर दे क्या? कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात कर दे, पहले भी किए थे, आज फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। अगर फिर आगे भी अगर इस टॉपिक से आया तो फिर से कर दूंगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो देखो अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 किससे है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। ये चीज़ आप सभी को पता होगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करूँगा और जितनी है सारी कर दूंगा। अभी टेंशन मत लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, परेशान मत होना उसके लिए, ठीक है। और ये जो नीचे बोल रहे थे पिछली क्लास में नेक्स्ट, तो भाई तुम पता नहीं क्या चाहते हो, क्वेश्चन करना देख आए हो या ऐसे टाइम पास करने आए हो?
तो जब एक क्वेश्चन आ रहा उससे जो रिलेटेड चीज़ है, जरूरी चीज़ है बता रहा हो, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दी क्यों है आपको, किस बात की है बताओ? तो नेक्स्ट मत करना, मैं सारे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ अभी जितना है। अनुच्छेद 1 किसका था? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 किसका है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। ठीक है, प्रवेश या फिर स्थापना है किसमें? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। कई बार यह पूछा गया है अनुच्छेद 17 वाला। अनुच्छेद 17 है किसका? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 का क, और वो भी किसका? 1। अनुच्छेद 1 का क बोले या फिर ए बोले, प्रेस की स्वतंत्रता है किससे? अनुच्छेद 19 पे। अनुच्छेद बात करें अगर 23 बाल श्रम निषेध एंड अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, दोनों ही में ही है। बाल श्रम निषेध और बाल श्रम निषेध दोनों में ही यही चीज है। अनुच्छेद 36 से 51 नीति निदेशक तत्व कहां से दिया गया है? आयरलैंड से। नीति निदेशक तत्व कहां से दिया गया है? आयरलैंड से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। ये सारी चीजें भी याद रखना। अनुच्छेद 40 किसका है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 क किसमें है? क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा क्या है? अनुच्छेद 21 क में। 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य। कई बार पूछा जाता है 51 क में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या होता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये दिया गया है। 54 में क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में होता है। 61 क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है 61 में के थ्रू लगाया जाता है, 61 में दिया गया है ये चीजें। 75 अनुच्छेद 75 पीएम की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 किसका है? संसद का संगठन। अनुच्छेद 80 या 81 राज्य या लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 80 या 81 राज्य या लोकसभा का गठन दिया गया है। 85 किसका है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 280 किसका है दोस्तों? वित्त आयोग का है। याद रहेगा क्या? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का है। अब देखो 3 इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तीनों किससे हैं? आपातकालीन से। देखो 52 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 56 में किसका है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। और अनुच्छेद 60 में किसका है? वित्तीय संकट का प्रावधान। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करूंगा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? पेरोमीटर, न्यूरोमीटर, सेक्टोमीटर या फिर नेफोमीटर। तो बादलों की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोमीटर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। एक है दोस्तों पायरोमीटर, कई बार पूछा जाता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? हाई टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप आप कह सकते हो। पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है। और कुछ इससे रिलेटेड चीजें हैं वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। देखो बैरोमीटर होता है एक, इससे क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, ठीक है। फैदोमीटर से क्या मापते हैं? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को नापते हैं, क्या पढ़ा होगा आपने। सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप को मापते हैं। याद रखना, थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, याद रहेगा। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। कार्डियोग्राफ से क्या मापते हैं? हृदय की गति को मापते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं दोस्तों? स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? हृदय एंड फेफड़े की गति सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है।
अभी हमने एक और पढ़ा था हाइग्रोमीटर एंड एक है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है दोस्तों किसका, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर किसका होता है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ध्यान रखना इस चीज का, हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व, और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप पा जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता की माप किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें समझ आई होगी, आगे भी समझ ऐसे रिपीट करता रहूंगा। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा होता है, फेफड़ा होता है, अस्थि मज्जा होता है, या फिर किडनी होता है। करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विकिरण से शरीर का सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो हो जाता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। जापान को कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, या फिर फ्रांस को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे को दोस्तों अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप याद रखना। देखो, 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है, रोम। रोम कहाँ है, इटली में है, रोम इटली में है। पोप का शहर किसे कहा जाता है, ये भी रोम को कहा जाता है, पोप का शहर रोम को ही कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, रोम को कहा जाता है पश्चिम का बेबीलोन। ठीक, होली सिटी, होली सिटी किसे कहा जाता है, ये भी रोम को ही कहा जाता है। इतनी चीजें आप याद रखना। आगे और क्या है इंपॉर्टेंट, सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का चीनी का कटोरा। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश में बोले या फिर हिंदी में बोले तो चीनी का विश्व का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। किसे, चीनी का विश्व का कटोरा। गगनचुंबी इमारतों का नगर, न्यूयॉर्क, याद रहेगा, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, अगर देखें हवा महल, हवा वाला शहर या गार्डन। हवा महल तो जयपुर में है, लेकिन ये क्या है, हवा वाला शहर या फिर गार्डन। हवा वाला शहर या फिर गार्डन किसे कहा जाता है, शिकागो को कहा जाता है। शिकागो कहाँ पे है, यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट है चीन का शोक। चीन का शोक किसे कहा जाता है, हांगहो नदी को। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, और इसे पीली नदी, येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। किसे, हांगहो नदी को, जिसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। लैंड ऑफ कंगारू दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। भूमध्य सागर का द्वार, जिब्राल्टर। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है। सूर्योदय का देश, जापान। सूर्योदय का देश जापान। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अंध महाद्वीप, अफ्रीका को कहा जाता है क्या, अंध महाद्वीप। स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है। संसार का रोटी भंडार, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसार का रोटी भंडार किसे कहा जाता है, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आप इसको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई, भारत में हुई थी क्या, चाइना में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, या फिर जापान में हुई थी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका चाइना। सेलुलर फोन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है। प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, कर्क रेखा के निकट, या फिर आर्कटिक रेखा के निकट। तो दोस्तों प्रशांत पेटी जो है किस रेखा के निकट है, भूमध्य रेखा के निकट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत पेटी किस रेखा के निकट स्थित है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर के आदेश पर में वहाँ पे हजारों लोगों की तादाद में लोग मौजूद थे और वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला दी गई जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला नरसंहार हत्याकांड। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड कर्जन या फिर डलहौजी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड। दोस्तों चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये डेट भी पूछा जाता है कई बार, तो याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर के आदेश पर में अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 1 बार काटती है, 2 बार काटती है, 3 बार काटती है, 4 बार काटती है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 2 बार। 2 बार ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। याद रहेगा क्या? एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको मत भूलना, इसको याद रखना। आज के जो क्वेश्चन क्या हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को अफ्रीका में 2 बार काटती है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है? राष्ट्रपति के रिक्त पदों को कितने दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या फिर 12 महीना? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है दोस्तों, किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे या फिर उनको महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है या उनकी मौत हो जाए, इस तरह से अगर किसी तरह का दुर्घटना या बाय द वे किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, तो राष्ट्रपति का जो पद होगा वो कितने दिनों के भीतर भरना जरूरी होता है? तो 6 महीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो पद होगा वो कितने दिनों के भीतर भरना होगा? 6 महीना के अंदर। अब राष्ट्रपति की बात हुई तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर देते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। 53 के अनुसार क्या होता है? भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में? राष्ट्रपति में निहित होती। भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अभी पढ़ा था अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 54 के बाद आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है चुनाव की विधि। अनुच्छेद 55 में बोलता है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। 56 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है। और महाभियोग किस पे दिया गया है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया को यदि राष्ट्रपति को हटाना होता है तो महाभियोग लगाना पड़ता है, और वो किस चीज में है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है। योग्यता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में इनकी योग्यता को दिया गया है। और शपथ किस अनुच्छेद के तहत देंगे? 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो ये इस तरह से कुछ जो डिटेल था, एक चीज़ें थी, जरूरी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, याद रखना। 11वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? सांभर झील, चिल्का झील, नल सरोवर और पुलिकट? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुलिकट। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, गांधी जी एवं अंबेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी और अंबेडकर जी किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? पूना पैक्ट पर, लखनऊ पैक्ट पर, बनारस पैक्ट पर या फिर मद्रास पैक्ट पर? तो सही आंसर है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पूना पैक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी एवं अंबेडकर किस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? पूना पैक्ट पर किए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। इतने सारे लोग देख रहे हैं और लाइक इतने सारा कम है, इतना कम है, तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए, ताकि थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। 13वां प्रश्न है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, या फिर आप पढ़ते आ रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी या फिर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। 14वां प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? अरुंधति रॉय, दीपक चोपड़ा, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाला लाजपत राय? तो अनहैप्पी इंडिया दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए और गृह मंत्री के लिए? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो है दोस्तों अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के लिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 प्रश्न है, हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राममोहन राय? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? A.O. ह्यूम ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था या फिर महात्मा गांधी ने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट है दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। A.O. ह्यूम क्या था? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? भारतीय क्रांति की माता कौन मानी जाती है? सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट और इंदिरा गांधी? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता के रूप में जाना जाता है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीता था? बीजापुर के शासक से, गोलकुंडा के शासक से, होयसल के शासक से या फिर अहमदनगर के शासक से? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। पुर्तगालियों ने गोवा को दोस्तों किस राज्य के शासक से जीता था? बीजापुर के शासक से ये जीता था पुर्तगालियों ने गोवा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। 20वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और लेकिन यहाँ पे कुछ क्या पूछ रहा है? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बेब डॉर्न थे, जॉर्ज वर्ले था, एलम बरो था या फिर जॉर्ज यूले? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज यूले दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरह से आपके लिए अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, आपके लिए क्लासेस लगती रहेगी। प्लीज़ जितने भी लोग हैं सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो एंड हो चुकी हैं और जितने भी लोग हैं सभी के सभी क्वेश्चन फॉर यू का आंसर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।